हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेकर आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 9 क्षेत्रमिति बताएंगे। चलिए अध्याय 9 क्षेत्रमिति संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। हम क्या दिया है अध्याय 9 क्षेत्रमिति। बच्चों, हम जानते हैं कि एक बंद समतल आकृति के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाती है। परिमाप किसे कहते हैं? एक बंद समतल आकृति के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाती है। उस आकृति द्वारा घिरे हुए भाग या क्षेत्र को क्षेत्रफल कहा जाता है। और जो आकृति है उस आकृति द्वारा घिरे हुए भाग या क्षेत्र को क्षेत्रफल कहा जाता है। हम पिछली कक्षाओं में 2D आकृति कौन सी होती है? आयत, वर्ग, त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। जैसी दूसरी बंद आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। साथ ही ठोस आकृतियां कौन सी हैं? घन, घनाभ, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अध्ययन करेंगे। किसी भी बहुभुज का त्रिभुज या चतुर्भुज में बांटकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपका दिया है ABCD, ये दिया ABCDE एक बहुभुज है जैसा कि आकृति में दिया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन्हें विभिन्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज में इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से विभाजित करके इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है आपको, ये इसने डिवाइड करके बांट के उसने बताया किस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से अपनी पुस्तक में एडगेट की पुस्तक में दिया है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे दिया 3D आकृति कौन सी होती है? ये जितनी भी आकृति ये कैसी आकृतियाँ हैं? 3D आकृतियाँ। और ये कैसी आकृति है? 2D आकृति हैं, 2 3 आकृति। ठीक है। यहाँ पे फिर इसके बाद ये आपका क्या दे दिया? एक घन, घनाभ दिया। इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ देख लीजिए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL। ये क्या हो गया? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके पहले आपको हमने क्या क्या बताया था? यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बताया? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताया, ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बता दिए। परिमाप किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, और 2D आकृति। तो इस प्रकार से आपको ये बता दिया हमने। आगे देखते हैं आज यहाँ पे। अब ये किसका? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। और इस घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा के आप इस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है और आप उस सूत्र में मान रखेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना ये बताया इसमें। चलिए आगे देखते हैं। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद दिया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा का वर्ग। L क्या है? यहाँ पे एक भुजा है, इसको AB नाम दे सकते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 6L का वर्ग। इसके बाद नेक्स्ट दे दिया आपको बेलन आता है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRH। ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का। 3 सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपके हो गए। अब इसके बाद हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जाएंगे। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2H कोष्टक में L धन B। ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद आप क्या दिया देखिए, और एक घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 4 भुजा का वर्ग। यहाँ पे L क्या है? भुजा, इसको A वर्ग भी कहते हैं। तो ये घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद घन का आयतन से संबंधित देखिए यहाँ पे कुछ ये घनाभ बने हुए हैं, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो आप 12 गुणित 3 गुणित 1 किए तो कितना आ गया? 36। इसी प्रकार 6 गुणित 3 गुणित 2 की तो 36 आ गया। 9 गुणित 1 गुणित 4 की 36 इस प्रकार से घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं ये बता दिया। प्रत्येक घनाभ का आयतन 36 घन इकाई है क्योंकि सभी घनाभ 36 घनों के उपयोग से बनाए गए हैं। अब ये घनाभ का आयतन का सूत्र क्या हो गया? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, L गुणित B गुणित H। घनाभ का आयतन का सूत्र हो गया। इसके बाद घन का आयतन का सूत्र क्या हो गया? L का घन यानी भुजा का घन, घन का आयतन हो गया। इसके बाद आपको बेलन आ जाता है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? देखिए बेलन का आयतन का सूत्र दिया है πr वर्ग H। तो यहाँ पे आप बेलन का आयतन, इस सूत्रों को आपको ध्यान से याद करना है। तो ये बेलन का आयतन हो गया, ये घनाभ का आयतन LBH हो गया और बेलन का आयतन πr वर्ग H। अब इसके बाद बच्चों आपको जो प्रश्नों को पढ़कर जो विकल्प दिए, इनको विकल्पों को सही उत्तर देना है। इसके पहले जो संक्षिप्त परिचय दिया था उसकी मुख्य बातें, जो सूत्र आपको हमने बता दिए। अब यहाँ पे आपको आता है प्रश्न नंबर 1। यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका सही आंसर आ जाएगा आपका A नंबर, उसका आयतन 1000 गुना होगा। तो इसका A नंबर का ऑप्शन सही होगा। और जो आपका यहाँ पे जो घेरा बना हुआ है, इस घेरे को आप नीला या काला पेन से ड्रॉ कर दीजिए। उसका सेकंड प्रश्न दिया है, यदि हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को आपस में जोड़कर रखते हैं तो प्राप्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
क्रमशः होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़ दिए तो क्या हो जाएगी, लंबाई इस पहले घन की लंबाई 2 सेंटीमीटर, दूसरे घन की लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो लंबाई बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई और चौड़ाई जैसी की वैसी रहेगी 2-2 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे इसका, हम समचतुर्भुज विकर्ण, इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणित पहला विकर्ण 30 गुणित दूसरा विकर्ण कितना दिया है 16। अब 2 का भाग 30 में दी कितने बार गया, या 2 का भाग 16 में दी कितने बार गया, 8 बार गया, 30 में चले जाता, लेकिन हमने 2 का भाग 16 में दी कितने बार गया, ये 8 बार गया। अब 8 का 30 से गुणा कीजिए, 8 9 8 30 24 240 आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा 240 सेंटीमीटर। और ए नंबर के डिब्बे को आप क्या कर देंगे, नीला या काला कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक घनाभाकार टंकी में जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है, तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आप यहाँ पे बिना ढक्कन वाली टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जिसमें से हल करके देखेंगे, तो इसको हल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा बी नंबर का 9 वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घन मिलीमीटर में कितने बराबर किसके बराबर होता है, तो 1 घन मिलीमीटर किसके बराबर होगा, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा 0.001 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपके पांचों विकल्प कंप्लीट हुए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या ज्ञात करने को कहा है, इसमें आपको घन की भुजा ज्ञात करने को कहा है, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आप घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और उससे हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 400 लिख दिए, फिर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4a का वर्ग, इसमें 4l का वर्ग भी लिख सकते हैं आप, बराबर 400। ये 4 का पक्षांतर की तो काय में चले गए भाग में, 4 का भाग 400 में कितने बार गया 100 बार। अब ये 100 किसका वर्ग होता है 10 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, अर्थात घन की भुजा कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 6 को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपकी 21 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ये क्या है 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई किसके अंदिश मोड़ा जा रहा है, चौड़ाई के अंदिश मोड़ा जा रहा है, तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या बन रहा है बेलन। तो जो उसकी चौड़ाई है आयताकार कागज की चौड़ाई, जब उसे हम अंदिश मोड़ेंगे, चौड़ाई के अंदिश मोड़ेंगे, तो वह चौड़ाई कायम बदल जाएगी, ऊंचाई में बदल जाएगी, तो बेलन की ऊंचाई क्या लाएगी। तो ये 21 सेंटीमीटर क्या होगी बेलन की ऊंचाई, और ये 20 सेंटीमीटर क्या है बेलन की त्रिज्या। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो बेलन का आयतन सूत्र लगा देंगे। देखिए कैसे हल करेंगे, बेलन की ऊंचाई बराबर कागज की चौड़ाई, बेलन की ऊंचाई किसके बराबर होगी, जो कागज की ऊंचाई के बराबर होगी। बेलन की ऊंचाई का संकेत क्या है h, इसको h से दर्शाते हैं, बराबर कागज की चौड़ाई कितनी दी है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर, तो ये 21 सेंटीमीटर क्या हो गई आपकी बेलन की ऊंचाई होगी। और त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी है। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, अभी बताए थे हमने, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर वर्ग h। पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान कितना है 20, 20 का वर्ग गुणित 21, ये 22/7 लिखे, और 20 का वर्ग है तो 20 को 2 बार लिख दी, 20 गुणित 20 गुणित 21। अब 7 से 21 को कितने बार क्रॉस हो जाएगा 3 बार, 7 3 21, तो ये 7 से 21 को क्रॉस 3 बार कर दिए। अब क्या बचा वह लिख दीजिए 22 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 3। अब इनका गुणा करेंगे हम, गुणा करने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा 26,400 घन सेंटीमीटर। आयतन काय में रहता है घन सेंटीमीटर, अतः बेलन का आयतन क्या हो गया 26,400 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, घन का आयतन ज्ञात करना, और घन की भुजा कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन सूत्र लगा दीजिए। घन का आयतन सूत्र क्या होता है भुजा का घन, और हमारे पास यहाँ इसको L का घन भी लिख सकते हैं, A का घन भी लिख सकते हैं। भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 का घन, 5 का घन मीन्स क्या हुआ 5 का 3 बार गुणा, 5 गुणित 5 गुणित 5। अब 5 का 5 गुणा की 5 25, और 25 का 5 गुणा की तो 125, तो घन का आयतन कितना हो गया, अतः घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 15 घन सेंटीमीटर है। क्या ज्ञात करने कह रहा है, घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कह रहा है, जिसका आधार का क्षेत्रफल कितना है 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन कितना है 90 घन सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रश्न को हल करना है तो बहुत सरलतम रूप से कर लीजिए। हम घनाभ के आयतन में
जो घनाभ का आधार का क्षेत्रफल है उसका भाग दे देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगी, घनाभ की ऊंचाई। तो सीधे हल कीजिए, घनाभ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन भागित आधार का क्षेत्रफल। घनाभ का आयतन कितना है, घनाभ का आयतन है 90 घन सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल कितना है 18। 18 का भाग 90 में दी कितने बार गया, 5 बार गया। और यहाँ पे घन सेंटीमीटर है और ये वर्ग सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर कम हुए तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कभी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कायम रहती, सेंटीमीटर मीटर में रहती, तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अतः घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से इसको बहुत सरलता से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती का पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जाता है। डिब्बा पी की विमाएँ, यानी जो विमाएँ मीन्स भुजाएं क्या दी हैं, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। जो डिब्बा पी है उसकी जो 3 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, और क्यू डिब्बा क्यू की विमाएँ 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो ये भी उसकी क्या होगी, क्यू डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। तो क्या कीजिए आप, जो आपका डिब्बा पी है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और डिब्बा क्यू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम आएगा वह कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा। चलिए निकालते हैं हम डिब्बा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL। ये क्या हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पे क्या हो गया आपका L 3 हो गया, B 8 हो गया और H कितना हो गया 20। इसी प्रकार यहाँ पे इसका L क्या होगा 2, B क्या होगा, चौड़ाई क्या होगी 10 और ऊंचाई क्या होगी 24। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सूत्र में डिब्बा P का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, सूत्र मान रख देंगे। देखिए ये 2 लिखे, L का मान कितना है 3 गुणित 8, ये LB यानी L का मान 3 हो गया और B का मान 8, 3 गुणित 8 धन BH यानी चौड़ाई ऊंचाई, तो चौड़ाई कितनी 8 और ऊंचाई कितनी 20, तो 8 गुणित 20 ये लिख दी हमने यहाँ पे 8 गुणित 20। फिर धन, फिर क्या आ जाएगा HL, H कितना है 20 और L मीन्स लंबाई कितनी है 3, तो 20 गुणित 3। अब देखिए इसको हल, यहाँ पे हमने LB BH और HL का मान ये रख दिया यहाँ पे, और किससे रखे, डिब्बा P की विमाओं को लिए हमने। अभी डिब्बा Q को हल नहीं कर रहे हैं। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 2 जैसा का वैसा, 3 का 8 में गुणा की 24 धन 8 का 20 में गुणा की 160 धन 20 का 3 में गुणा किए 60। अब जोड़ दिए 24 में, देखो 160 और 160 220 हो गया, 220 में 24 जोड़े तो 244 और 2 का 244 में गुणा किए तो 488 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, डिब्बा P का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। इसी प्रकार आपको डिब्बा Q का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसकी विमाएँ क्या दी हुई हैं, लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से दर्शाते हैं, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। इस सूत्र में मान रख देंगे 2, लंबाई कितनी हो गई 2, चौड़ाई कितनी हो गई 10, तो 2 गुणित 10। फिर धन BH है, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 10 गुणित 24 धन HL, ऊंचाई गुणित लंबाई 24 गुणित 2। अब गुणा कर दीजिए, ये 2 तो जैसा का वैसा हो गया, 2 का 10 में गुणा की 20 धन 10 का 24 में गुणा की 240 धन 24 का 2 में गुणा की 48। अब इसे जोड़ देंगे हम, इसको जोड़ने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा 308, और 308 का 2 में गुणा की तो कितना आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको दोनों डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो गया। डिब्बा P का पृष्ठीय क्षेत्रफल 488 और डिब्बा Q का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, डिब्बा Q का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और डिब्बा P का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो जिस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो कंपनी क्या करेगी, आर्थिक दृष्टि से वह डिब्बा उसे लाभ देगी, किसको, कंपनी को। तो इसलिए P का क्षेत्रफल कम है किससे, Q के क्षेत्रफल से, अतः या इसलिए कंपनी का डिब्बा P लाभदायक होगा। यहाँ पे डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा, तो आप लिख सकते हैं डिब्बे का P, जो P डिब्बा है वो कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न में क्या कहा है, आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, दिया क्या है त्रिज्या और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसी से आप क्या निकाल लेंगे, बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे। चलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 1936 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है ये, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई r कोष्टक में r धन h, किसके नीचे लिख देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे, और बराबर में 1936। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 14, इस r का मान 14 धन h बराबर 1936।
इस 7 से 14 को क्रॉस की, 7 दूनी 14, 2 का 22 में गुणा की 44, और 44 का 2 में गुणा की तो कितना आ गया 88 आ गया। कोष्टक में क्या है 14 धन h बराबर 1936। अब क्या कीजिए 88 जो है इस 88 का बराबर इसका पक्षांतर की तो काय में आ गया भाग में आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 14 धन h बराबर 1936 भागित 88। अब इसे हमने क्रॉस किए 8 से क्रॉस किए, नीचे वाले को तो 11 बार क्रॉस हुआ और ऊपर वाले क्रॉस किए 8 से 242 बार, फिर 11 एकम 11 और 11 से 242 क्रॉस किए तो कितने बार क्रॉस हुआ 22 बार। तो अब यहाँ क्या आ गया आपका 22, तो अब क्या बचा 14 धन h बराबर 22, ये 14 धन h बराबर 22 हो गया। अब ये धन 14 का हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 14, तो h बराबर 22 ऋण 14, 22 में 14 घटाए तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर क्या हो गई आपकी बेलन की ऊंचाई हो गई, अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे घनाभ का आयतन कितना दिया है 60 सेंटीमीटर गुणित 54 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर दिया है, घन की भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे घन का आयतन निकाल लेंगे, घन का आयतन सूत्र क्या होता है भुजा का घन, 6 का घन 6 गुणित 6, तो आपको घनाभ का आयतन ही मालूम हो गया और घन का आयतन कैसे निकाले, जो 6 सेंटीमीटर भुजा थी उससे हमने घन का आयतन निकाल लिए। अब हमें कह रहा है कितने छोटे छोटे घनों की का आयतन लगेगा, तो हम निकाल लेंगे छोटे घनों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन भागित घन का आयतन। जो ये घनाभ का आयतन है इसमें घन के आयतन का भाग दे देंगे। घनाभ का आयतन कितना है 60 गुणित 54 गुणित 30, ये लिख दिया हमने 60 गुणित 54 गुणित 30, और घन का आयतन कितना है आपका 6 गुणित 6 गुणित 6 लिख दी हमने। अब क्रॉस कर दीजिए 6 से 60 को 10 बार, 6 से 54 9 बार, 6 से 30 5 बार, ये क्रॉस हो गया। 10 गुणित 9 गुणित 5 इनका गुणा किया तो कितना आ गया 450 घन, अतः 450 छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं। बच्चों यहाँ पे आपका देखिए प्रश्न 10 और 11, इसके बाद आना था 12 नंबर का प्रश्न, लेकिन आपको हमने 13 नंबर का प्रश्न बता दिए। 12 नंबर का प्रश्न आप देखिए यहाँ पे ये 12 नंबर का प्रश्न क्या था, एक मछली घर के आकार का है, एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसकी बाह्य माप 70 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर गुणित 50 सेंटीमीटर है। इसके तल पृष्ठभाग वाले फलक को और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है, आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को एक बार रिपीट कर देते हैं हम। एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसकी बाह्य माप 70 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर गुणित 50 सेंटीमीटर, इसके तल पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है, आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जी 70 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई 70 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसके, जो मछली घर है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा होता है आयताकार होता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई 70 गुणित 30 कितना हो गया 2100 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। फिर पृष्ठ फलक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ये क्या हो गया b गुणित h, तो 30 गुणित 50 बराबर कितना आ गया 1500 वर्ग सेंटीमीटर। और पीछे का फलक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे l गुणित h, कितना हो गया 70 गुणित 50 बराबर 3500 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है आवश्यक कागज का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे जो आपका आधार का क्षेत्रफल धन पीछे फलक का क्षेत्रफल धन 2 कोष्टक में पृष्ठ फलक का क्षेत्रफल 2 का गुणा कर देंगे। एल बी कितना आया था आपका, एल बी 2100 आया था, एल एच कितना आया 3500 धन 2 बी एच कितना है 1500। अब इसको हल कर लेंगे हम, 2100 धन 3500 और 2 का गुणा 1500 में की तो 3000 आ गया, और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 8600 वर्ग सेंटीमीटर। अतः आवश्यक कागज का क्षेत्रफल कितना हो गया 8600 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 13 इसके पहले समझा दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, एक भवन में 18 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कितने बेलनाकार खंबे 18 खंबे हैं, और प्रत्येक खंबे की एक खंबे की त्रिज्या कितनी है 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। तो ये सेंटीमीटर और ये मीटर में, तो इकाई को समान कर देंगे हम। सबसे पहले तो हम यहाँ बता देते हैं खंबे की त्रिज्या आर बराबर कितनी है 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमको किसका भाग देना पड़ेगा 100 का भाग दे दिए, तो 35 भागित 100 और 100 का भाग 35 में देंगे तो कितना आएगा 0.35 मीटर। इसकी इकाई और ऊंचाई की इकाई समान हो गई। अब हमें खंबे की त्रिज्या मालूम हो गई, ऊंचाई मालूम हो गई, तो अब हम क्या निकाल लेंगे एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 0.35 गुणित एच का मान 5,
7 से 0.35 क्रॉस होगा तो कितना आएगा 0.05। अब गुणा कर देते हैं, 2 का 22 में गुणा किए 44 और 0.05 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25। इस प्रकार से इसका क्या, फिर 44 का 0.25 से गुणा किए तो क्या आ गया 11.00 वर्ग मीटर। तो ये बेलन का वक्र प्रस्थ यानी कितने बेलन का, बेलन मीन्स यहाँ खंबे की बात कर रहा हूँ, बेलनाकार एक बेलनाकार खंबे का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल कितना आ गया 11 वर्ग मीटर। तो कितने हैं यहाँ पे 18 बेलनाकार खंबे हैं, तो 18 खंबों का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 11 में 18 का गुणा कर दिए तो 198 वर्ग मीटर। अब हमें 18 खंबों का क्या मालूम हो गया, वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब इसमें कह रहा है 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खंबों का पेंट कराना है वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल पर। तो पेंट कराने का व्यय निकालना आपको। पेंट कराने का व्यय क्या होगा, जो आपका 18 खंबों का क्या आया है वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल 198, इसमें 9 का गुणा कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि पेंट कराने का व्यय कितना है। तो पेंट कराने का व्यय हो जाएगा 1782 रुपये। 198 का 9 में गुणा करेंगे तो 1782 रुपये आ जाएगा, जो 18 खंबों में क्या कराना है, पेंट कराना है। अतः पेंट कराने का व्यय 1782 रुपये होगा। आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 15 और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श की पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे टाइलों की संख्या कितनी है 40, टाइलों का विकर्ण क्या क्या है 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्ण कौन से आपके 24 और 21, तो 24 गुणित 21। 2 का भाग 24 में कितने बार गया 12 बार, तो 12 गुणित 21 और 12 के 21 में गुणा करेंगे तो 252 वर्ग सेंटीमीटर एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। और टोटल टाइल कितने हैं, टाइलें कितनी हैं टाइलों, तो 40 टाइलों का क्षेत्रफल क्या होगा 252 गुणित 40 कितना आ गया 10,080 वर्ग सेंटीमीटर। और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर पॉलिश करने का व्यय। तो क्या करेंगे, ये हमारा जो 40 टाइलों का क्षेत्रफल आया इसमें 2 का गुणा कर देंगे। क्या क्या लिखेंगे हम, फर्श पर पॉलिश करने का व्यय 10,080 गुणित 2। जब गुणा किए 2 शून्य 2 8 16 की 6 हासिल का 1, 2 शून्य 0 हासिल का 1 और 2 शून्य 2 एकम 2 कितना आ गया 20,160 रुपये। अतः फर्श को पॉलिश करने का व्यय 20,160 रुपये होगा। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 9 क्या था, क्षेत्रमिति के जो प्रश्न दिए थे, जो सूत्र दिए हैं उनको आपको बताए समझाए। यदि आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।